अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आप सब जो है यूनिट टेस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने हमारे इस तालीमी चैनल पर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 के जो है सैम्पल पेपर के जो सोल्यूशन है आपके लिए दे रखे हैं, जिसको देखकर आप अपना भी मुहासबा कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम के लिए अपने कितने तैयार हैं और कौन से आपके टॉपिक जो है वीक है। तो जो है हमारे वीडियोस को देखकर आप जो है पढ़ रहे होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो इस जो है क्लास के अंदर या इस वीडियो में हम जो है अब साइंस हिस्सा 2 हम यानी साइंस 2 का 10वीं क्लास का एक सैम्पल पेपर है यूनिट टेस्ट का, जो हमारी स्कूल का है, उसको हम जो है सॉल्व करवाएंगे आपको। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें, ताकि हर कोई जो है अपना रिवीजन कर सके, इयादा कर सके, है ना। और कौन से टॉपिक आ सकते हैं इम्तिहान में, हम वो भी आपको टिक मार्क करवाएंगे। तो किताबों के साथ जो है आप तैयार रहिए। सबसे पहले तो एक सवालिया पर्चा आपके सामने मौजूद है, जिसमें आपको बोला गया है ना, कि पहली 2 खानापुरी दी गई आपको। सबसे पहली है इर्तिका यानी क्या। तो इर्तिका यानी देखो, पहले तो अपेंडिक्स दिया गया है, ये तो आसारी अज़ा का नाम है ना। ट्रांसलोकेशन है ना। अब ये ट्रांसलोकेशन क्या है, अब आपसे देख सकते हैं। तो ये तो समझ लीजिए कि जब प्रोटीन की तैयारी में जो मराहल होते हैं उसमें से एक का नाम है ना। जीन क्या है, तो मरहलेवार तरक्की। देखो ये जो ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन, ये सही जवाब है। इर्तिका यानी मरहलेवार तरक्की, सबक नंबर 1 से लिया गया है साइंस 2 में। अब बात करते हैं आगे दूसरी खानापुरी की। वर्जिश के दौरान हमारे उज़लात जो है वो गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ अंजाम देते हैं, है ना। नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है और हम थकावट महसूस करते हैं, सबक नंबर 2 से लिया गया है ना। तो सबक अगर आप पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर साइंस 2 जो है मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए। तो भाई उनके लिए जवाब यही है कि भाई जितने भी बच्चे जो सवाल जवाब पे फोकस करते हैं, तो सवाल जवाब पे फोकस करने की बजाय या सवाल जवाब पे तवज्जो देने की बजाय अगर सबक को पढ़ा जाए लफ्ज़ ब लफ्ज़, लाइन टू लाइन, तो हो सकता है कि आपको ये तमाम चीज़ों के बारे में पता चले। अब देखो यहाँ पर अगला जो है आपको एक खाका दिया गया है, एक रवा खाका है। इसमें बीच में लिखा गया प्रोटीन के हाजमे से तैयार शुदा अमाइनो एसिड। सबक नंबर 2 के अंदर अगर हम जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक जो है वेब डायग्राम बनी हुई है गोल गोल शक्ल की। उसमें आप देखेंगे कि जब प्रोटीन हज़म होता है हमारे जिस्म में, तो किस तरह से हज़म होने के बाद वो कौन कौन से खामरे वगैरह बनते हैं, है ना, वो हम देखेंगे। देखिए ये रहा, ये जो है ना इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टिक मार्क करना चाहूँगा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आता ही है, बोर्ड एग्ज़ाम में हो या फर्स्ट सेमेस्टर हो आपका या प्रीलिम एग्ज़ाम हो, इसमें यहाँ से सवाल बनता ही बनता है ना। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई अभी अपने खानापुरी हल्की के भाई हमारे जो उज़लात है वो जब हम दौड़ भाग करते हैं या वर्जिश करते हैं या है ना दौड़ते हुए अगर आते हैं, तो हमारे जो उज़लात है वो गैर ऑक्सीजन तनफ़ुज़ अंजाम देते हैं और इसके नतीजे में तवानाई कम तैयार होती है, लैक्टिक एसिड तैयार ज़ख़ीर होता है, इसलिए हम थकन महसूस करते हैं। तो ये देखो मैंने कहा ना, यहाँ पे नीचे वाली जो 2 लाइनें उसका जवाब है। जैसे एक तरह से कोई बीज है, किसी फल का बीज है, जब उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है तो वो भी जो है गैर ऑक्सीजन कुछ अंजाम देता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ से सवाल बना है, तो देखो यहाँ पे प्रोटीन के हाजमे से तैयार होने वाले जो अमाइनो एसिड है वो कौन कौन से हैं। खून में हीमोग्लोबिन होता है और जिल्द में मेलेनिन, रेगिन और कैरेटीन होता है, हड्डियों में आसीन होता है, लबल में इंसुलिन, ट्रेप्सिन होता है ना। और उज़लात के अंदर जो है एक्टिन, मायोसिन होता है, लचकदार, जिसको प्रोटीन बोलते हैं। तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हड्डियों वाला जो है ना आप लिख सकते हैं, हड्डियों में, हड्डियाँ, उसमें आसीन लिख देंगे, ठीक है। और खून वाला हीमोग्लोबिन, जो कि आसान आसान है ना, हीमोग्लोबिन, इस तरह से आप लिख देंगे, कितना आसान है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2, जो कि साइंसी वजूहत पर मबनी होता है। इसमें 2 सवाल पूछे गए, करना कोई एक है क्योंकि 20 मार्क्स का पर्चा है। तो हमने जो है एक तरह से
हमारे स्कूल में 10-10 मार्क्स का होता है, साइंस 2 10 मार्क्स का, साइंस 1 10 मार्क्स का। तो मैंने जो 2 साल के पर्चे हमारे 2026 और 2025 दोनों साल की जो 10-10 मार्क्स के जो पर्चे साइंस 2 के, दोनों को एक साथ मैंने आगे पीछे लगा दिए हैं ताकि मल्टीपल टॉपिक्स जो है आपके रिवीजन हो और आपका यादा हो, है ना। तो देखिए सवाल क्या है, बोला गया कि क्रेब चक्कर को साइट्रिक एसिड का चक्कर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? अब जब आप अपनी किताब में जाएंगे, मैं आपको अपनी किताब में लेके चलता हूँ, इसका जवाब आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, है ना। देखो ये आप देख सकते हैं पीले कलर का जो डब्बा है, सर हैंस क्रेब ने एक्चुअली ये दौर पेश किया था और इसलिए इस दौर को ना क्रेब का दौर या क्रेब का चक्कर कहते हैं, ठीक है। और इस दौर में मुसलसल या सिलसिलेवार जंजीरी तामुल जो है होता है, जिसमें एसिटिल को एंजाइम ए के एसिटिक एसिड के सालमे के दरमियान कीमिया तामुल की जो है साथ शुरू होता है और इन तामुलात में मखसूस महरकाब जो है तमासी आमिल की तरह मदद करते हैं और कीमिया अमल की रफ्तार में इजाफा पैदा करते हैं। और इन तामुलात में पहला तैयार करने वाला जो मरकब है वो साइट्रिक एसिड है, इसलिए क्रेब चक्कर को या क्रेब के दौर को साइट्रिक एसिड का दौर या साइट्रिक एसिड का चक्कर भी कहते हैं, है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ जो मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल है आपका, वो है नंबर 2। देखो पेरिपिटस अनालिडा और जोरदार पैर वाले, इन दोनों जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है ना। अब आपने सबक नंबर जो है 1 में पढ़ रखा है, 3 जो है जानदार के आपको उधर फोटो दिखाए गए हैं। देखिए जब आप जाएंगे आपके सबक नंबर 1 में, है ना, पेज नंबर कितना है, यह पेज नंबर 6, आप देख सकते हैं पेरिपिटस, लंगफिश और डगबल प्लेटिपस, ये 3 ऐसे जो है जानवर है जिसको, है ना, दरमियानी कड़ी बोला गया है। कि पेरिपिटस एक छोटा सा जानवर है जो आयला हल्केदार दूधे और आयला आर्थ्रोपोडा यानी जोरदार पैर वाले दोनों की खुसरत का जाहिर करता है। पेरिपिटस ये पहले नंबर वाला, ये वाला दोनों की खासियत रखता है ना। हल्केदार दूधे वाले में भी और जोरदार पैर वाले में, दोनों में आता है ये, है ना। और हल्केदार दूधों की तरह इसके जिस्म में हल्के यानी गोल गोल होता है, पतली नरम बैरूनी जिल्द होती है और निस्फ पैर जो है मौजूद होते हैं। और ये हल्केदार दूधों में नुमाया खुसरत इनके अंदर जो है शामिल है, ठीक है। इसी तरह इसमें तनफुसी नालियाँ और खुला दौरान खून पाया जाता है, जो कि जोरदार पैर वाले हैवानात के अंदर खासियत नज़र आती है। और चूंकि जो पेरिपिटस है ये पहले नंबर पे, इन दोनों आयलों की खुसरत उसमें जो है पाई जाती है, इसलिए इस हल्केदार दूधों और आर्थ्रोपोडा के दरमियान राब्ते की दरमियानी कड़ी की हैसियत से जो इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो आपको जो मैंने जवाब बताया, इसको सुन के या इसको रिपीट करके आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही एकदम नपे-तुले जुमले में आपको जवाब बताया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोला गया। अगला सवाल, इर्तिका का नज़रिया लिखिए और उसकी कोई 4 सबूत दीजिए। अपनी किताब में जो है इर्तिका के बारे में लिखा गया है, जो है पेज नंबर में आपको लेके चलता हूँ इर्तिका का, जहाँ पर इर्तिका के जो सबूत भी है, देखो ये। तो इर्तिका के इस नज़रिए के मुताबिक पहला हयाती मादा जो है वो समंदर में जो है प्रोटोप्लाज्म की सूरत में पैदा हुआ था, ऐसा माना जाता है। और इस मादे से धीरे धीरे यक खुलवी जानदार की पैदाइश हुई और इनकी यक खुलवी जानदारों में मरहलेवार तब्दीलियों के बाद बड़े और ज़्यादा पेचीदा कसीर खुलवी जानदारों का वजूद जो है इसमें हुआ। और सबूत के तौर पर हम ये बोल सकते हैं, जैसे नंबर 1 सबसे पहले शक्लियाती सबूत है ये वाला, है ना। उसके बाद है तशरीही सबूत है नंबर 2, ठीक है। फिर है हमारे आसारी आज़ा भी आ जाते हैं, है ना, आसारी आज़ा नंबर 3। उसके बाद रकाज़ात आते हैं, रकाज़ात, है ना, रकाज़ी सबूत।
तो जितने भी सबूत है 4 5 6 दरमियानी कड़ी है, फिर जननियाती सबूत है, वो भी लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से उसमें आपको लिखना रहेगा, 2 मार्क्स का है वो सवाल। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में क्या बोला, पेचीदा प्रोटीन की तैयार होने के अमल की वजाहत कीजिए, है ना। ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, उसके बारे में लिखना है आपको। तो प्रोटीन के तालीफ के मरहले जो है 3 है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। डीएनए के सालमे में मौजूद ये न्यूक्लियोटाइड की तरतीब के मुताबिक आरएनए के सालमे की मदद से प्रोटीन की तालीफ का अमल अंजाम पाता है, और इस प्रोटीन की तालीफ का सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। अगर किताब में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले ही सफ़े पर ये जो है पढ़ने को मिलेगा, है ना। पहले ही सफ़े पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की भी जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं। आखिरी लाइन यही है कि डीएनए के सालमे में जो मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, उनकी मखसूस तरतीब की मदद से एमआरएनए की तालीफ करने के तरीके को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, अगले सफ़े पर आप देखेंगे तो ट्रांसलेशन के बारे में भी आपको जो है पढ़ने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन नीचे आएगा इधर पे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन होता क्या है, एमआरएनए पर जो कोडॉन होते हैं, है ना, उसके मुताबिक एंटी कोडॉन है ना, वो टीआरएनए पे होते हैं, है ना। आप देख सकते हैं, देखो ये टीआरएनए है, इस पे एंटी कोडॉन होते हैं। जो एमआरएनए पे होते हैं उसके एंटी कोडॉन टीआरएनए पे होते हैं। जो 3 कलर का ऐसा क्लिप दिख रहा है ना, ये वाला 3, ये वाला, ये इस पे इसके ऊपर लगता जाता है, वो एमआरएनए के ऊपर। और इस अमल को जो है ट्रांसलेशन कहते हैं। एक तरह से वो उसके कोड को जो है ना उससे मिलाता है। एमआरएनए पर जो कोडॉन होते हैं उसके एंटी कोडॉन टीआरएनए पे होते हैं, है ना। और उसके प्रोटीन की तालीफ के लिए एमआरएनए करीब उसको लाया जाता है, उसको लगाया जाता है, तो इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, राइबोसोम के जो एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन जाब्ते के हिसाब से वो सरकते जाते हैं, चलते जाते हैं। देखो ये इस तरह से, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस तरह से ना एक बुनियादी तरतीब होती है इनकी, वो एक हिसाब से सरकते जाते हैं। जैसे कंपनियों में कैसे बॉटल की लाइन से ऐसे सरकते जाती है और ढक्कन लगते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन नशीन रखेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है शक्ल की वजह से मसावी खुलवी तकसीम को जो है तफसील से लिखी है, ऐसा बोला गया है। तो मसावी तकसीम तो आपके किताब में मौजूद है ना। इब्तिदाई हालत, माबाद हालत, दरमियानी हालत, है कि नहीं। यहाँ पर सबक नंबर 2 के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, खुलिये की मसावी तकसीम तो आपको पता होना चाहिए कितने मरहलों में होती है। 2 मरहलों में मुकम्मल होती है। सबसे पहले मरकज़े की तकसीम, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और खुलिया माया की तकसीम, यानी खुलिये में जो मौजूद पानी होता है उसकी तकसीम को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब मरकज़े की तकसीम 4 मरहलों में अंजाम पाती है। तो उसकी इब्तिदाई हालत में आपको 1 से 2 पॉइंट लिखने हैं, दरमियानी हालत में आपको 1 से 2 पॉइंट लिखने हैं, माबाद हालत में और आखिरी हालत में 1 से 2 पॉइंट लिखने हैं। तो इस तरह से आपको जो है ना पूरा जवाब मुकम्मल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जो है आप ज़हन नशीन रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब बारी आती है, हम एक और पर्चा जो है आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि एक पर्चा जो है 10 मार्क्स का है और अब हम दूसरा पर्चा आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उसे भी मुलाहिज़ा फरमाइए, है ना, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। देखिए, आप देख सकते हैं इंसानी जिस्म में मौजूद डैश एक आसारी अज़ूर है। तो मैंने आपको बताया था अपेंडिक्स, है ना, आसारी अज़ूर है। जीन और नोई तबद्दुल और ट्रांसलोकेशन ये अलग अलग इस्तिलाहात हैं, ठीक है। पहली खाना बड़ी हुआ है। दूसरा, ग्लूकोज के एक साल में एटीपी मुकम्मल तकसीम एटीपी के डैश सालमत मिलते हैं। कितने बनते हैं भाई, 38 है ना। सही है गलत ये चेक करेंगे आप और कमेंट में बताएंगे। उसके बाद ये जो खाका बना हुआ है आपके सामने क्रोमोसोम का,
है ना। तो ये क्यू बाजू है, ये पी बाजू है, ये सेंट्रोमर है ना। तो आपको ये इस तरह से मुकम्मल करना है। तो ये बीच वाला तो मरकज पारा होता है ना, मरकज पारा होता है ये, और ये जो होता है आपका पी बाजू होता है, पी बाजू, है ना। और ये तो नीचे से जो लड़ियाँ निकल रही है वो डीएनए की होती है। तो बड़ा आसान ये। अब बारी आती है सवाल नंबर 5 की। ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। बिल्कुल सही बात है। जब हम सबक नंबर 2 में आ जाएंगे यहाँ पर किताब में अपने, देखिए तो अजीज तलबा, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से होगा कि जब ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये तकसीद मरहलेवार होती है। और इस दौरान जो है एटीपी के जो सालमात बनते हैं जिस्म में, वो और खलियात में 38 सालमात तैयार होते हैं। और खुलवी तनफुस में जो प्रोसेस होता है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस यानी शक्कर पाशीदगी कहते हैं, क्रेब का दौर और इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली, जंजीरी तामुल, ये 3 आमाल एक के बाद एक जो है अंजाम पाते हैं। और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सिर्फ एक अमल होता है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस जो है बोलते हैं। लेकिन दिगर जो 2 अमल है, जिसे हमने बताया कि भाई गैर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है, इसके बाद अल्कोहल तैयार होता है। और गैर ऑक्सीजन तनफुस का ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी के सिर्फ 2 ही सालमात जो है तैयार होते हैं, जिस वजह से जिस्म को कम मिकदार में तवानाई हासिल होती है। इसलिए ग्लूकोज की जो मुकम्मल तकसीद के लिए जो है ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत होती है। ठीक है। फिर बारी आती है अगले साल की वर्जिश करने के वक्त हम जो है थकावट महसूस करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था हमारी किताब में जो पेज नंबर 6 पर है ना, पेज नंबर 6 पर अगर आप चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको शायद टिक करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, देखिए, माफ़ कीजिएगा, पेज नंबर 6 पर नहीं, पेज नंबर 15 पर से नीचे की जाने ये दिख रहा है यहाँ पर कि जब भी है ना, मिसाल कैसे दी हुई कि एक मसलन बीज की उपज के दौरान अगर ज़मीन पानी में डूब जाए तब जो बीज है वो गैर ऑक्सीजन तनफुस अंजाम देते हैं। इसी तरह वर्जिश के दौरान हमारे उज़लात भी गैर ऑक्सीजन तनफुस अंजाम देते हैं, इसलिए हमारे जिस्म में कम तवानाई तैयार होती है और लैक्टिक एसिड का ज़ख़ीरा हो जाता है, जिसकी वजह से हम थकन महसूस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक करेंगे, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है। अब बारी आती है डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया। हमारी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 7 पर डार्विन के इंतखाब का नज़रिया जो है आप देख सकते हैं, और बिल्कुल जिस तरह से आपके टीचर ने इसके ताल्लुक़ से आपको बताया होगा उसको आप मद्देनज़र रखते हुए उसको उस तरह से लिखिए। और इसके ताल्लुक़ से जो है ना जो एतराज़ात है वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो नीचे 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं डार्विन के इंतखाब के नज़रिए की जो एतराज़ात हैं, ये भी जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको ये करना है। ठीक है। जो काबिल है वो ज़िंदा रहेंगे, ऐसा इनके नज़रिए का ऐलान है, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो शजरी खाका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सबक नंबर 2 के अंदर है ना। ये आप ज़हन नशीन रखेंगे, ये एग्ज़ाम में जो है बारहा पूछा जाता ही है। देखो, एक देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से रोगनी मादे, जो भी हम चर्बीदार चीज़ें खाते हैं है ना, जिसमें चर्बी होती है, जैसे कि दूध, अंडा, मच्छी, गोश्त, है ना, तली हुई चीज़ें, उससे हज़म होकर रोगनी मादे हज़म होकर रोगनी तेज़ाब बनाते हैं। जितने भी हम रोटी या चावल खाते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमको, प्रोटीन जैसे दाल वगैरह से, अंडे की जर्दी से, है ना, प्रोटीन जिससे मिलता है, तो वो हज़म होकर अमीनो एसिड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हज़म होकर शक्कर पाशीदगी बनाता है, और ये एक तरह से ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद पायरेविक एसिड बनता है, और एक अहम जो हिस्सा है एसिटिल कोएंजाइम ए वो बनता है। और इस जब जैसे ये कम्प्लीट होता है तो इसे हम क्रैब का चक्कर या क्रैब साइकिल मुकम्मल कहते हैं, और नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरी जाती है, पानी और तवानाई जो है हासिल होती है। तो ये आप इस तरह से मुकम्मल करेंगे यहाँ पर। ठीक है। ये उल्टा कुछ दिया हुआ यहाँ पर इस तरह से, है ना, उल्टी जो है दिया हुआ यहाँ पर,
बस आपको ये याद रखना है कि किस तरह से ये कंप्लीट होगा, ठीक है। पूरा ये बनाना रहेगा आपको। पायरुविक एसिड, क्रैब चक्कर, है ना, और ग्लाइकोलाइसिस जो कि यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से उसको मुवाजना करते हुए आप इसको कंप्लीट करेंगे और नतीजे में ये आखिरी जो इधर पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी जो है शक्ल अधूरी महसूस होती है ये बहरहाल, लेकिन वो शजरी खाका आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब है अगला सवाल, आसारी अज़ा क्या है, और कोई दो आसारी अज़ा के नाम लिखिए। देखिए भाई, बड़ा ही निहायत ही आसान, बहुत ही छोटा पर्चा महसूस हो रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत ही आसान सवालात है। बिल्कुल इसी तरह से जो बच्चे पढ़ लेते हैं सारे टॉपिक्स, उनको चीज़ें आसान लगती है ना। देखिए भाई, आसारी अज़ा, जानदारों में तनज़ुल पजीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फ़ाल, जिसका काम नहीं है ना, अज़ू या हिस्सा आसारी अज़ू कहलाता है। तो ऐसे कितने हैं बताओ, इतना तो आपको तारीफ लिखना है, इतना, ठीक है। फिर बाद में कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, है ना, दुम गज़ा, रीढ़ की हड्डी का आखिरी महर उसको बोलते हैं, अक्कल दाढ़ है ना, जिस्म पर उगने वाले बाल है, ये तमाम आसारी अज़ा है। कान के उजलात है ना, ये वाले कान के उजलात, ये सब आपको उसमें लिखना है बस। तो बहुत ही आसान ये पर्चा है ना। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दो पर्चे हमने आपके लिए सामने हल करवाए, 10-10 मार्क्स के दो पर्चे थे, इस तरह से 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं और एक तैयारी हो जाती है आपकी। और भी मज़ीद पॉइंट्स हैं जो इस सबक से पूछे जा सकते हैं, इन दो असबाक से, जो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दरमियानी कड़ी ये तो रहता ही है ना। और डार्विन का नज़रिया, लेमार्किज्म भी पूछा जाता है इस पर, लेमार्क का नज़रिया क्या है ना। शॉर्टकट में अगर इसमें बता दूं तो वही है कि भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस्मानी बनावट में तब्दीलियाँ होती है ना। इर्तिका के अमल के दौरान जानवरों की जिस्मानी बनावट में तब्दीलियाँ होती हैं और जानवरों की कोशिश और कायली इन तब्दीलियों की वजह बनती है ना। तो इन्होंने बताया था कि भाई सांप को पैर होते हैं, अब वो इस्तेमाल नहीं करते, बिल में रहते थे, इसलिए सांप चले गए, है ना, उनके पैर चले गए एक तरह से। और जिराफ की गर्दन किस तरह से लंबी हुई है, पूरा इनका इसमें लिखा हुआ है। तो ये भी सवाल आता है एग्ज़ाम में। और फिर इनके नाम आते हैं, रामापिथिकस पहला इंसानुमा जानवर कौन था, है ना। और ज़हीन इंसान कौन था, उसके नाम आपको लिखना आता है ना। होमोसिपियन इंसान नुमा, दानिशमंद इंसान नुमा, है ना, जानदार कौन था। और नेंडरथल इंसान, ज़हीन इंसान जिसको किसको कहते हैं, तो खानापुरी जोड़िया वगैरह में आता है। और ये वाली जो वेब डायग्राम है ये तो आती है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबक नंबर 1 से जो इतना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया। सबक नंबर 2 से खास करके ना ये सब पूछा जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट से कितनी तवानाई मिलती है ना। और जो भी चीज़ें हम खाते हैं, तली हुई भुनी हुई चीज़ें या तेल मसाला वाली चीज़ें खाते हैं, तो वो हज़म होकर क्या बनाती है, इस तरह के ना बेसिक नॉलेज बच्चों को पता लगाने के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ये हो सकता है शक्ल आपको आ जाए एग्ज़ाम में कि भाई, है ना, नरखरा, नाक की हड्डी, है ना, और पर्दा शिकम और फेफड़े, ग्लोमेरुलस, इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। और ये सवालात भी जो इम्तिहान में बीच में से पूछे जाते हैं कि भाई कार ग्लूकोज के अंदर इनके कितने जौहर पाए जाते हैं, है ना। C6H6 आपको इस तरह से लिखना है। ये C6H12O6 जो भी इसका फॉर्मूला है आप जानते होंगे, उसको देख के आपको लिखना है। शक्कर पाशीदगी के ऊपर नोट आ सकती है एग्ज़ाम में, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी क्रैब का जो दौर है, इसके ऊपर भी आ सकता है नोट वगैरह लिखने, इस्तेलात लिखने, तो इसको भी करेंगे। सबक नंबर 2 से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार इसकी फुल फॉर्म आते हैं लिखने के लिए, है ना। और जैसे मैंने बताया ना कि भाई हम क्यों थक जाते हैं वगैरह वगैरह। और ये जो वेब डायग्राम्स है, ये जो शजरी खाके हैं, ये आप अच्छे से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोटीन वाला जो है, हज़म होकर क्या क्या बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चर्बी से कितनी हमको तवानाई मिलती है, जिसम में मुझे चर्बी है। और खुली की जो दीवार किस हिस्से से बनी होती है, तो फास्फोलिपिड, यहाँ से सवाल बनता है। और भी सवाल है यहाँ से इस सबक से बनते हैं कि भाई कितने हयातीन हैं, हयातीन क्या होते हैं, उसकी तारीफ क्या होती है, और कितने हयातीन होते हैं, और कौन से पानी में हलपजीर है, कौन से चर्बी में हलपजीर है, आपको पता होना चाहिए। तो KDE के ये चर्बी में हलपजीर विटामिन है, और विटामिन B और C पानी में हलपजीर विटामिन है। यहाँ से तो दो सवाल बनते ही बनते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है कि हमारे जिस्म में पानी एक अहम जुज़ है, इस तरह से, तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ता है ना। पानी का अहम जुज़ है। और रेशेदार ग़िज़ाई मादे जो है
एग्ज़ाम इस्तेमाल करने चाहिए, इस तरह के जो सवालात आते हैं साइंसी वजूहत के तौर पर, तो ये दूसरा पैराग्राफ वो जो है इम्पोर्टेंट है, उसका जवाब यहाँ से लिखना है कि वो फ़ौरन हज़म नहीं होते लेकिन दूसरी ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करते हैं वगैरह वगैरह। सब्ज़ी, तरकारी, फल, अनाज रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस में फ़र्क आ सकता है एग्ज़ाम में, मतलब मसावी तकसीम, तकलील तकसीम जिसे कहते हैं, इसमें फ़र्क आता है ना। ये शक्ल जैसे मैंने बताया आपको, ये हमने पढ़ी हो आती है, या मसावी तकसीम की जो मरहले हैं, इब्तिदाई हालत, दरमियानी हालत, माबाद हालत, है ना, आखिरी हालत, ये सब पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और आखिर में जो है इसमें से ये वाली जो साइंसी वजूहत है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, वो चीज़ आपको करना है। और यहाँ से मसाई तकसीम और ऑक्सीजनी गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस, ये जो फ़र्क एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट इसमें ग्लाइकोलाइसिस और करेब चक्कर की वजाहत, है ना, और जिस्म की नशो के लिए इस तरह से जो सवालात हैं आपको करने हैं कंप्लीट। पहले दो असबाक में इतने ही सवालात जो है इंपॉर्टेंट के तौर पर देखे जाते हैं, इतने ही बनते हैं। और ये सवालात ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिट टेस्ट में ही पूछे जाएँ, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये रिपीट हो सकते हैं और प्रीलिम एग्ज़ाम में आपके या बोर्ड इम्तिहान में भी आपके आ सकते हैं, तो इसको ज़हन-नशीन रखें। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हमने पेपर का सलूशन देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।